नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एग्रीकल्चर का टॉपिक, जो कि आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। अगर हरियाणा पुलिस के अंदर 4 से 5-6 क्वेश्चन जितने भी पुट होते हैं तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, पिछले वाले भी देखने को मिल जाएंगे कि आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। और डाटा क्या है, एक अच्छे लेवल से तैयार किया गया है। क्लास को ज़रा पूरा देखना, ठीक है। और जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, अपनी जो हरियाणा जीके की बुक है वो अभी मार्केट में दोबारा से, मतलब क्या है, जो मार्केट में बुकें क्या थी, समाप्त हो गई थी, है ना, और अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अभी दोबारा से हर बुक डिपो पे पहुंचा दी गई है। मैं आपको एक बार बुक डिपो के नाम बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे अपनी हरियाणा जीके की बुक है वो मिल जाएगी। सिरसा में इन बुक डिपो पे अपनी हरियाणा जीके की किताब मिल जाएगी, ठीक है भाई, इनसे ले सकते हो आप। फतेहाबाद में बुक डिपो के नाम ये रहेंगे, हिसार में बुक डिपो के नाम ये है। मोबाइल नंबर है 80 मैम भिवानी, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो शाम दादरी, है ना भाई, यहाँ पे बुक मिल जाएगी। 160 रुपये की बुक है। महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी में भी मिल जाएगी। और झज्जर, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, और बात करें हम पलवल, हसनपुर, होडल, लोहारू, यहाँ पे ये बुक देख सकते हो। रोहतक, गोहाना और इसराना, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्रा और अम्बाड़ा। और इसके अलावा मैं बात करूँ चंडीगढ़, पंचकुला और पुंडरी कैथल, ये कैथल है, नरवाना, जींद, जुलाना, टोहाना। और बात करूँ मैं बहादुरगढ़, इसके अलावा सांपला, खरखोदा, सोनीपत, समालखा, बरवाड़ा, यहाँ पे आपको बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मंगवाने के लिए आप अपने बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके मंगवाएं। अब देखिए क्लास के बारे में, क्लास शुरुआत कर लेते हैं डायरेक्ट हम। देखो आपके सामने दिख रहा है एग्रीकल्चर, कृषि, है ना। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारत के लगभग 52% व्यक्ति कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। यहाँ ये मतलब नहीं कि खेती कितने करते हैं, मतलब 52% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रोजगार प्राप्त करते हैं कृषि से। हरित क्रांति की शुरुआत सन 1667-68 में हुई थी, 66 और 67 में। इसका जो श्रेय जाता है वो नो रमन बोरलोंग को जाता है। नो रमन बोरलोंग को जाता है, जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं भाई। लेकिन भारत के अंदर इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को, जो तमिलनाडु के वैज्ञानिक है ना भाई। इसके अलावा बात करें सर्वेक्षण रिपोर्ट मुताबिक 2019 में GDP में कृषि का जो हिस्सेदारी है वो 17.8% है। और 2020-21 की बात करें तो जो सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 है, 2021 है, उसमें 19.9% योगदान है कृषि का। अर्थव्यवस्था में पूरी GDP में कृषि का योगदान की बात हो रही है। अगला देखिए हरित क्रांति के बारे में अच्छे से देखना भाई। हरित क्रांति के बारे में देखिए, स्वामीनाथन इनके भारत में जनक है। और बात करें स्वामीनाथन केरल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। ये केरल के लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको तमिलनाडु कर सकते हो, ठीक है, तमिलनाडु रहेगा दोस्तों। और स्वामीनाथन ने सन 1667-68 में उत्तर प्रदेश के पतंगनगर से हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो कहाँ से की थी? यूपी से की थी, पतंगनगर से। और स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अगर आपको नोट्स लेने ना अपने डिवाइन स्टडी पे सेम डिट्टो मिल जाएगी, ये DIVINE, ठीक है, ये अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मात्र 11 रुपये में इसको रेट रखा गया है, ठीक है, क्योंकि पेज भाई बड़ी मेहनत की गई है। आगे देखिए हम आगे पढ़ें। हरित कृषि की क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है भाई मेरे, रजत क्रांति अंडों से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल तेल से हो जाएगी, पीली क्रांति तिलहन से है। और बात करूं मैं इसके अलावा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, सदाबहार क्रांति है सम्राट कृषि विकास के लिए। आगे चलते हैं अगले पेज पे। देखिए भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति का स्वामीनाथन है, उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का विश्व में नो रमन बोरलोंग हो जाएंगे। और नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्ण है भाई, याद रहे। और सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन से संबंधित है ना भाई, बिल्कुल, है ना। और बात करूँ मैं प्रेषित प्रजनन क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी। और गुलाबी क्रांति के जनक हैं आपके हो जाएंगे पटेल साहब। और स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं आपके बात करें निरपक्ष तुतेज, है ना। और भारत में लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी। और सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और PDF भी ले सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। कृषि विज्ञान की शाखाएं,
ये कुछ कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लेना भाई, है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ये कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना, कर लोगे ना भाई, है ना। जिस तरह मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे बात करें एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स है ये भूमि और फसलों के प्रबंधन और अध्ययन की एक शाखा है, ठीक है। इस तरह से घासों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एग्रोस्टोनोलॉजी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा, कर लोगे भाई, चलो ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं हमें अगले पेज पे, ये भी कुछ वही रहेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसके बारे में भी। जैसे ओलेरीकल्चर है, सब्जी उत्पादन से संबंधित है, आपने पढ़े होंगे। विटीकल्चर है, अंगूर उत्पादन से संबंधित रहेगा, है ना। तो सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो भी, इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। आगे देखिए खरीफ की फसलें, अब आएगा असली मज़ा, आगे से आगे इस क्लास में पूरा डिटेल से हर चीज़ को पढ़ेंगे। देखो खरीफ की फसलें, है ना, खरीफ क्रॉप मतलब क्या होती है, फसलें। खरीफ की फसल भारत में मानसून पर आधारित है। खरीफ की फसल को सावनी भी कहते हैं। खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई में होती है तथा इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में होती है। ये डायरेक्ट एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद में देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। धान, मूंगफली, लोबिया, जूट, गन्ना, बाजरा, शकरकंद, ज्वार, और बात करें सनई, सोयाबीन, मक्का, उर्द, तिल, अरहर, और बात करें भिंडी, ग्वार, और जो टेचा है, मूंग है, कपास है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, इनके बारे में इंग्लिश में भी लिख रखा है साथ में साथ। रबी की फसल पे नज़र डालिए एक बार। रबी की फसल के बारे में आसोड कहते हैं इसको, और रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है तथा इसकी कटाई है वो मार्च से अप्रैल तक होती है। ये रही गेहूँ, मटर, आलू, जौ, बरसीम, तंबाकू, चना, है ना, सिजा, लाही, सरसों, मसूर और जई, ये सभी रहेगी। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, है ना। आगे देखिए जायद की फसलें कौन सी है ना, जायद क्रॉप कौन कौन सी है। जायद की जैसे आपका तरबूजा होता है, लौकी होती है, मिर्च होती है, खीरा होता है, मूंग। देखो मूंग एक ऐसी फसल है, मूंग, है ना, मूंग यहाँ भी लिख रखा है। मूंग की बात करें हमें, मूंग भैया आपकी जायद में भी ले ली जाती है और खरीफ में भी ले ली जाती है। दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए मूंग के बारे में, है ना। आगे देखिए उसके बाद में अगले पे चलते हैं। अगला आपके सामने है आर्थिक आधारित फसलें, है ना, इकोनॉमिक्स बेस्ड फसलें कौन कौन सी हैं। जैसे बात करें हमें अन्न वाली, तो अन्न वाली आपके हो जाएगी धान, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये अन्न वाली फसलें हैं भाई। मसाले वाली कौन सी है, अदरक होगी, पुदीना, प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, है ना, और अजवान, जीरा, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, और बात करें तेज़पात, ये सभी क्या है, मसाले वाली है। रेसादार, जिनसे रेसा बनाया जाता है, जैसे जूट हो गई पश्चिम बंगाल वाली ना, कपास होगी, सनई, पटसन, डेचा, ये क्या है, ये रेसादार फसलें हैं। चारा वाली कौन सी होती है, चारा वाली आपकी होती है जी, आपने बात करें बरसीम हो गई, है ना, और इसके अलावा जो लोबिया है, ज्वार है, ये क्या है सभी, ये बात करें चारा वाली है। फलदार कौन सी है, जो फल लगते हैं, जैसे आम, अमरूद, नींबू, लीची, केला, पपीता, सेब और नाशपाती, ये क्या है, ये भाई फलदार है। औषधीय कौन सी है, जिनसे औषधि प्राप्त होती है, हल्दी, तुलसी, अदरक, मेंथा, पुदीना, ठीक है। आपको पता होगा औषधि, रामदेव जो कहते हैं ना कि इसमें जड़ी बूटी तुलसी, हल्दी, अदरक से बनाई गई है ना। और जो गन्ने वाला कहते हैं ना, पुदीना तैयार कर चुकंदर डालकर ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस, तो ये वो क्या है, औषधियाँ हैं, ठीक है। तिलहन फसलें, तिलहन में देखो जिनसे तेल निकलता है, ठीक है, सरसों, अरंडी, तिल, मूंगफली और सूरजमुखी, अलसी, और बात करें इसके अलावा तोरिया, सोयाबीन, राई, इनसे क्या निकलता है, तेल। एक अच्छे सस्सी भी कर सकते हो इसके जगह, उससे भी क्या निकलता है, तेल निकलता है। और बात करूं मैं दलहनी, जिनसे दाल बनती है, तो कौन कौन सी आपकी चना, उर्द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, ये क्या है। अब देखिए मूंगफली, सोयाबीन ऐसी फसलें हैं, ठीक है, जो क्या है, मूंगफली और सोयाबीन, इनसे तेल भी निकलता है, तिलहन भी है, सोयाबीन तिलहन भी है भाई मेरे, और मूंगफली तिलहन भी है, लेकिन ये दलहन में भी आती है, समझ गए ना, किस में आती है, दलहन में भी आती है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है बातें। आगे देखिए इसके बाद में अपने बात करें, उसको ऊपर कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ देखो जड़ और कंद वाली फसलें, आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर, मूली, अरबी, और बात करूँ रतालू, सलजम, ये क्या है, ये जड़ वाली। कई बार एग्जाम में नहीं आ जाता, रीजनिंग में आ जाता है कि इनमें से भिन्न छांटिए। आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर दे देगा, और एक बात करें इसके अलावा कोई और दे देगा, तो मतलब कहने का कि उसको सेलेक्ट करना है जो जड़ वाली नहीं है, ठीक है। तने वाली भी होती है, ठीक है,
तने वाली भी होती है, जड़ वाली भी अलग अलग होती है। और देखिए इनके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 और बच गई, इनको भी पढ़ लेना। शर्करा कौन सी है, अपनी बात करें चुकंदर और गन्ना, है ना। और उद्दीपीय मतलब पीने योग्य, तंबाकू, पोस्त, चाय, कॉफ़ी और धतूरा और भांग, ये क्या है, पीने वाली हो जाएगी। आगे देखिए उसके बाद में अपनी बात करें विशेष उपयोगी आधारित फसलें, है ना। ये देखो कैच क्रॉप क्या होती है। कैच क्रॉप एक ऐसी फसलें होती है जिनके मतलब क्या, कुछ एक टाइम के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, या बात करें कुछ टाइम में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, वो तो ज़्यादा पैदावार कुछ टाइम वाली तो आपकी हो जाएगी, जायद वाली हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ऐसी फसलें जिनसे फसल को उपजाऊ बनाया जाए, उर्द, मूंग, चना, लाई और आलू, इनसे फसलों को उपजाऊ बनाया जाता है। नकदी फसलें कौन सी है, गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी, ये क्या है, नकदी फसलें। मृदा रक्षक फसलें कौन सी है, तो ये भी मिट्टी की रक्षा करती है, मूंगफली, मूंग, उर्द, शकरकंद और बरसीम, ठीक है भाई। और हरी खाद कौन सी है, तो ये मूंग, सेनाई, ये वाली जो आपकी है मूंग, मोठ, ज्वार, मक्का, लोबिया, ये हरी खाद वाली है। डायरेक्ट एग्जाम को प्रश्न पुट हुआ मिलेगा आपको, बीजों का अंकुरण कैसे होता है, बीज कैसे अंकुरित होते हैं। सबसे पहले बीज जल का अंशोषण करते हैं, जल का क्या करते हैं, अंशोषण करते हैं। और जल के अवशोषण के कारण इसकी कोशिका भित्ति पे दबाव पड़ता है, किस पे पड़ता है, कोशिका भित्ति पे इन पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण बीज क्या है, अंकुरित होते हैं। ये बीज की परिभाषा डायरेक्ट आ सकती है एग्जाम में। बीजों में अंकुरण के प्रकार भी किस तरह से बीजों में अंकुरण के प्रकार हैं। हरियाणा पुलिस की ये जो लड़कों का पेपर हुआ था उसमें आया था, इसमें मूंग एक और जोड़ देता हूँ मैं, ये लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था एग्जाम में, है ना। जैसे हम बात करें जो ये इपिगल है, इपिगल भूमि के ऊपर अंकुरण होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल है इपिगल के सेम, अरिंडी, सरसों, सोयाबीन और मूंग, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो ये मूंग वाला तो भाई एग्जाम में डिट्टो आया था, तो इस तरह इन सबको पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हुआ था, अगर आगे हुआ तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए भाई, बात करें आवर्ती बीज पौधों के 2 प्रकार, तो ये एक बीजी बात करें पत्री है। और यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भी इसका, है ना, खुद पढ़ लेना ऐसी चीज़ें। आगे देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगी मैं पढ़ा दूंगा। आगे देखिए यहाँ द्विबीजी हो जाएंगे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना भाई, ठीक है। इनके ये जो नाम दे रखे हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो रहेंगे, है ना। उसके बाद कूल है, मतलब कहने का ये कूल है, ठीक है। जैसे मालवेसी, कपास का कूल है, भिंडी का, है ना, गुड़हल का, ये क्या है, इनके प्रकार कूल होते हैं, वंश होते हैं, वंश बोलते हैं इनको, इस वंश में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में, तो इनमें से कोई और भी आ सकता है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई करना भाई, है ना। आगे देखिए महत्वपूर्ण फसलें और उनकी किस्में, भी फसलों के बारे में किस्में कौन कौन सी है ना, और उनकी तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वेट मतलब गेहूँ, गेहूँ एक रबी की फसल है, गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में की जाती है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री तापमान सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। बुआई के समय 1 एकड़ में 40 किलोग्राम, 1 एकड़ में कितना, 40 किलोग्राम बीज का छिड़काव किया जाता है। और 100 किलोग्राम से लेकर 150 किलो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर पूछा जाए तो 100 से 120 किलोग्राम, और अगर किलो के हिसाब मतलब 1 किलो एकड़ के हिसाब से पूछा जाए 40 किलो, है ना, याद रखना है। गेहूँ फसल 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और गेहूं की फसल की पहली बार सिंचाई 25 से 30 दिन के अंदर करनी होती है। गेहूं की पहली सिंचाई क्राउन रूट दीक्षा चरण से की जाती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात, ये हरियाणा पुलिस में डिट्टो था, क्राउन रूट दीक्षा चरण से इसकी सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन भी आया था हरियाणा पुलिस में। दूसरी बार अगर बात करें पानी है वो 40 से 50 दिन के बाद लगाया जाता है। गेहूं की फसल मार्च महीने में काटी जाती है ना। गेहूं की फसल कब काटी जाती है, मार्च से अप्रैल में काटी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, उसके बाद में आगे देखिए गेहूं के अगर बात करें वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम रहेगा ट्रिटिकम एस्टिवम, ये वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश आपका, प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य पंजाब है, ठीक है। और अगर बात करें पंजाब से छोटा और ज़्यादा उत्पादन करता है, पंजाब से ज़्यादा तो नहीं करता लेकिन पंजाब जितना बराबर की टक्कर का, तो हरियाणा में गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहते हैं। सबसे अधिक गेहूं हरियाणा में सिरसा में होती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा मात्र 10% होती है। और गेहूं के अंदर अगर बात करें हमें गुलेटिन प्रोटीन पाया जाता है।
तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रहे आपका ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं के अंदर। ये गेहूं के बारे में ध्यान में रखना है। अब देखिए गेहूं की फसलें, ये जो राज 3765 है ये हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी। बाकी आप सभी फसलों के बारे में एक बार नज़र डाल लेना, मतलब ये गेहूं की किस्में हैं तो गेहूं की सभी किस्में अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना भाई, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद आगे देखिए गन्ना खरीफ की फसल है, ये एक नकदी फसल है। गन्ने की फसल के लिए कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। गन्ने की बुआई के लिए अक्टूबर नवंबर महीना उचित होता है। बसंतकालीन बुआई फरवरी में की जाती है ना। गन्ने की बुआई बसंतकालीन में भी फरवरी में भी की जाती है। गन्ने के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। कितने सेंटीमीटर भाई, 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। और गन्ने की फसल 10 माह में पककर तैयार हो जाती है। 10 माह लगते हैं गन्ने की फसल को पक्के तैयार होने में। और गन्ने की फसल की पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के बाद की जाती है, तो दूसरी सिंचाई 8 से 10 दिन के बाद की जाती है। यानी इसको पानी की भरपूर ज़रूरत होती है। तो 150 सेंटीमीटर तो भाई जल्दी जल्दी इसमें क्या है, पानी की सिंचाई करनी पड़ेगी। आगे देखिए, उसके बाद में हम बात करें कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, और 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। यूपी के बारे में तो आप याद रख लेना कि भाई यूपी आलू का सबसे अधिक उत्पादन करता है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है ना। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला हरियाणा का जिला यमुनानगर है भाई। कौन सा जिला, यमुनानगर। और द सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थापित हुई हरियाणा की पहली ये शुगर मिल है, जो कि 1933 में स्थापित की गई थी, ठीक है भाई। आगे देखिए, उसके साथ साथ में कुछ हरियाणा जी के क्वेश्चन ऐड किए ना। पोषण के तत्वों प्रति 100 ग्राम में, ये आपके हो जाएंगे। अपने इसके बारे में लिखा है, गन्ने के बारे में लिखा है भाई। उसके बाद में आगे देखिए गन्ने की किस्में, तो गन्ने की किस्में, ये गन्ने की किस्में हैं, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे चलते हैं। और जो भी नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये पीडीएफ बड़ी मेहनत से तैयार की गई है मेरे भाई, बहुत टाइम लगता है ना। चना रबी की फसल है, इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। चने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। और मृदा का पीएच मान है वो 6 से 7.5 होना चाहिए पीएच मान। यह फसल 110 से 120 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। कितने दिन में, 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। बुआई के समय 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बुआई की जाती है इसके अंदर। चने की पहली सिंचाई फूल आने से पूर्व और बोने के 45 दिन के बाद की जाती है। दूसरी 75 दिन के बाद की जाती है। तो यहाँ पे आप प्रोटीन देख सकते हो। गन्ने के अंदर 100 ग्राम चना है ना, चना की बात करें, 100 ग्राम चने में 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तभी तो कहते हैं ना भाई, चने भिगोकर खाया कर, छाती बन जाएगी, फलाना हो जाएगा ना। फैट कितना होता है, 6 ग्राम होता है। फाइबर 17 ग्राम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है भाई। आगे चलें, उसके बाद में आगे देखिए, अगर बात करें हमें चना की जो किस्में हैं, तो चने की किस्में ये रहेगी, इसको आप याद रखना। हरियाणवी काबुली नाम से भाई, काबुली चना है ना, ठीक है। ये काबुल से आया है, पश्चिम बंगाल साइड में बोया जाता है, तो इनके बारे में ध्यान में रहे, ठीक है। काबुली नाम से बहुत ज़्यादा है, काबुली नाम से पकड़ लेना इनको। देसी नहीं है ये, विदेशी है काबुली, ठीक है। जैसे भी हो इनके बारे में याद कर लेना भाई, अच्छे से नोट डाउन किया जाए। अगला देखिए बाजरा जो जुलाई से अगस्त महीने में बिजाई की जाती है, यानी ये क्या है, खरीफ की फसल है। ये खरीफ की फसल है। बीज को 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है। इसकी खास बात है, थोड़ा ज़्यादा गहराई में बोया जाता है, 2 से 4 मीटर। फसल वर्षा पे आधारित होती है। यह फसल 65 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाजरा का राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में होता है भाई, है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। प्रोटीन बाजरा में 15%, वसा 5% और कार्बोहाइड्रेट 16% होती है। आगे चलिए, उसके बाद में बात करें बाजरा की किस्में। ये बाजरा की किस्में हैं भाई, याद हो जाए बाजरा की किस्में, ठीक है। राशि हो गई, ये तो ज़्यादातर यूज होती है। श्री राम हो गई, राशि हो गई, है ना। और बात करें पियोनोर हो गई, ये नंदी हो गई, राज हो गई। ये राज देखो, ये सबसे ज़्यादा नंदी, राज और राशि और श्री राम, ये सबसे ज़्यादा अपने क्या है फसलें, इसके अंदर ज़्यादातर किस्में यूज़ की जाती है, सर्वश्रेष्ठ किस्में मानी जाती है ये। आगे देखिए चावल की बात करें, ये खरीफ की फसल है। देश का नर्सरी तैयार किया जाता है। ये ऐसे आएगा कि भाई इसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है ना, जिसकी रोपाई की जाती है। इसकी बुआई जून के 2 व 3 सप्ताह में होती है, यानी जून के अंदर होती है 2 या 3 सप्ताह में। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर यानी गन्ने से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। 25 से 30 डिग्री को सेल्सियस तापमान चाहिए। और इसकी जो पहली सिंचाई है वो 15 से 20 दिन में ही करनी पड़ती है ना, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उससे ज़्यादा।
बीज की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बोया जाता है। धान की फसल 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आगे चलें, उसके बाद में आगे देखिए, चावल का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम आपका रहेगा ओरिजा सेटाइवा। ओजा सेटाइवा इसका नाम रहेगा। चावल और धान है वो ग्रेमिनीकुल पौधा है। कैसा पौधा है? चावल या धान कैसा पौधा है? तो ये आएगा आपका ग्रेमिनुकुल पौधा है ये। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन पश्चिम बंगाल है भाई, है ना। और चावल प्रति एकड़ में सबसे ज़्यादा बात करें हमें, प्रति एकड़ में उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब। ये गलत है भाई, पंजाब प्रति एकड़ में ज़्यादा नहीं आएगा। प्रति एकड़ में चावल का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है आपका। कौन सा राज्य है भाई मेरे? छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टर में चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का या धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा में करनाल को धान का कटोरा कहते हैं। संयुक्त रूप से धान का कटोरा आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को, इन 4 जिलों को हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद में आगे देखिए, चावल की किस्में। चावल की किस्में कौन कौन सी है? ये चावल की किस्में अच्छे से इनको याद कर लेना भाई, है ना। पोनी हो गया और कमीनी, ठीक है, कमीनी भी है, पूसा है, ठीक है, पूसा ज़्यादा नाम हो रहा है। पंजाब बसंती, है ना, मोगरा, और ये आपका वाडकोलम, ये क्या है? चावल की किस्में हैं। आगे चले, है ना। मुच्छल भी चावल की किस्म है भी एक, मुच्छल याद हो जाए, मुच्छल। मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। 15 जून से 15 जुलाई के बीच बोई जाती है। तापमान की इसमें 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 उत्तम माना जाता है। और बिजाई का समय 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में इसको बोया जाता है। 8 से 10 सेंटीमीटर मतलब गहराई में मूंगफली को बोया जाता है। ये देखो, मूंगफली को ज़्यादा गहराई में, अपने ये जो थी इससे पहले बाजरा पड़ के आए, इनको इसलिए कि नीचे नमी रहती है ना, लॉन्ग टाइम तक अगर थोड़ी बारिश ना हो कुछ समय तक तो ये काम चल जाता है इनका। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम डाला जाता है मूंगफली का बीज। और मूंगफली की फसल 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला अपने राज्य गुजरात रहेगा भाई मेरे। मूंगफली में याद रहे, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लेना, पक्का छपेगा ये। प्रोटीन कितना? 26%, फैट कितना? 49, और कोलेस्ट्रॉल कितना? 0%। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, उनको भी याद करना। जैसे सोयाबीन है भाई मेरे, सोयाबीन, इसका लिखना भूल गया मैं, सोयाबीन के बारे में बता देता हूँ। इसमें 42% क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है। 22% इसमें तेल होता है। प्रोटीन कितना? 42%, 22% क्या होता है इसमें? तेल होता है, याद रहे। और वसा होती है, जो फैट होता है वो 21% होता है। और 12% सोयाबीन में क्या होती है? नमी होती है। अच्छे से इसको याद रहे। मूंगफली की किस्में, ये मूंगफली की किस्में, इसको अच्छे से नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, इनको पढ़ लेना भाई, ठीक है। मूंगफली की जो किस्में हैं इनको अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लिया जाए। आगे चलिए, उसके बाद आगे कपास के बारे में देखिए। कपास, यह फसल खरीफ की फसल है। यह फसल एक नकदी फसल है। कपास एक रेसादार फसल है। कपास के लिए काली मृदा की उपयोगी होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की बुआई 15 मई से लेकर 15 मई से पहले की जाती है, यानी 15 मई आती है उससे पहले इसकी बुआई कर दी जाती है। कपास के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। कपास के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। बीटी कपास का बीज 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बिजाई की जाती है। ज़्यादातर बीटी कपास का ही चल रहा है, जिसे आप नरमा बोलते हो, ठीक है। 4 किलोग्राम डलता है प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। देसी कपास का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में डलता है। देसी कपास होती है ना, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली कपास बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में डलता है, हो जाएगा। सिम्पोडिया शाखाएँ से निकलने के बाद यह 40 से 45 दिनों में पहली सिंचाई की जाती है, यानी इसको पहली सिंचाई है वो 40 से 45 दिनों में, ज़्यादा इसको जरूरत नहीं होती, तो इसको 40 से 45 दिन में की जाती है। आगे देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र करते हैं, साथ में महाराष्ट्र भी याद रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन हरियाणा में सिरसा जिला करता है। और हरियाणा में कॉटन सिटी कहते हैं, किसको? पलवल को कहते हैं भाई मेरे, है ना। आगे देखिए, उसके बाद में कपास की किस्में ये रहेगी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राशि यहाँ भी है भाई, राशि यहाँ भी है, ये ज़्यादातर बुआई की जाती है इसकी, है ना। गोल्डी की जाती है, पूसा की इसकी भी की जाती है, तो इनको याद रहे। श्री राम, यहाँ भी श्री राम है, ठीक है। तो भाई वहाँ भी पढ़ के आए थे ना हम थोड़ी देर पहले बाजरे के बारे में भी, यहाँ भी इसमें यही रहेगी। तो इसमें थोड़ा अलग नाम अलग है, संख्या अलग है, तो संख्या देख के आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। फसलें और राज्य देख लीजिए। फसलें और राज्य में अगर मैं बात करूँ, सीधा डायरेक्ट पढ़ूँ आपके सामने कि धान सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात महाराष्ट्र, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजमुंदरी में इसका क्या है कि अब अपने जो बोलते हैं ना कि भाई अनुसंधान केंद्र है। जैसे कटक उड़ीसा में गन्ने, कटक उड़ीसा में आपका चावल का अनुसंधान केंद्र रहेगा, धान का क्या है कटक में है। ठीक है, इस तरह से याद रहे। आलू का कहाँ है, शिमला में है भाई, आलू का कहाँ पे, शिमला में है। कॉफ़ी का कहाँ है, कॉफ़ी का कर्नाटक में रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, कर्नाटक में रहेगा। आगे देखिए, बस 5-7 मिनट की वीडियो और है बच्चों, इसके बाद समाप्त कर देंगे हम। केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तमिलनाडु है। 2 नंबर पे केरला है, केरला 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे तमिलनाडु है। और बात करें हमें, ये आपका क्या है, कसूआ का सब, कसूआ के केवा होना चाहिए, शायद केवा का केरल है, ये कसावा कोई और होगा, तमिलनाडु है भाई। केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जम्मू कश्मीर है। प्याज का सबसे अधिक महाराष्ट्र है, काजू का महाराष्ट्र है, लहसुन का मध्य प्रदेश है, काली मिर्च का केरल है, कपास का सबसे गुजरात, फिर पुणे आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आगे देखिए, उसके बाद में लीची का सबसे अधिक बिहार करता है, छोटी लीची का केरल में, और इलायची पहाड़ी कहाँ पे है, केरल में है इलायची पहाड़ी। उसके बाद में देखिए, मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश है भाई। आगे देखिए, सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश कहते हैं भाई मेरे से। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है ना, और तम्बाकू का भी कौन है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मक्का का भी कौन है, आंध्र प्रदेश है भाई। नारियल का केरल है सबसे अधिक है, और रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला केरल राज्य है। आगे देखिए, कुछ यहाँ पे दी हुई है बीमारियाँ, ठीक है, और यहाँ पे दिए हुए हैं जीवाणुओं के नाम। तो भाई ये क्या है, जीवाणुओं से जो रोग फैलते हैं फसलों में, उनके बारे में, क्या आलू, गेहूँ, चावल, नींबू, सेब, फलों में, ये फलों में क्राउन गोल रोग होता है। ये सभी क्या है, जीवाणुओं के कारण होते हैं। याद रहे, जीवाणुओं के कारण, इनके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, ये जीवाणु इन जीवाणुओं की वजह से होते हैं। तो ये अच्छे से आप नोट डाउन करके पढ़ लेना भाई। आगे देखिए, उसके बाद में आगे चलते हैं हम। पौधे में विषाणु जनित रोग, तो भाई ये विषाणुओं से, तंबाकू, आलू और फूल गोभी, ये क्या है, इसमें होता है विषाणुओं से रोग होता है। ये विषाणु इनके प्रकार हैं भाई, यानी ये इन विषाणुओं की वजह से होता है। आगे देखिए, अजैविक पौधा रोग, अजैविक पौधा रोग है, जैसे नींबू में डाई बैक रोग होता है, कॉपर की कमी से होता है। नींबू में अगर बात करें हमें, लिटिल लीफ होता है, कॉपर की कमी से होता है। धान में जस्ते की कमी से खेरा रोग होता है। और बात करें हमें, जो चुकंदर में जो हार्ट रोग होता है, वो बोरोन की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हॉट रोग हो जाता है, कालो पड़ जाते हैं ना आलू, ऑक्सीजन की कमी से। फूल गोभी में अपने बात करें, ब्राउनिंग रोग होता है, बोरोन की कमी से। ब्राउन कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, उसके बाद में कुछ यहाँ देखिए, ये आपके सामने क्या दिए गए हैं भाई, पौधों में हार्मोन, ऑक्सीजन, इनके बारे में अच्छे से डिटेल दी गई है, इनके बारे में पढ़ लेना भाई। कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये प्रकार है। ठीक है, साइंस का मैटर है वैसे तो ये डीपली से, लेकिन यहाँ आप इसको रिवीजन कर सकते हो, साइंस में भी डायरेक्ट इनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी समाप्त होती है यहीं पे, और इसके नोट्स आपको डिवाइन स्टडी, DIVINE स्टडी पे मिल जाएंगे। वहीं से बुक ऑर्डर भी कर पाओगे। ऑनलाइन बुक का प्राइस 180 रुपये है, ऑफलाइन हर शॉप पे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ले सकते हो। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, अगर कोई किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो यहाँ कर सकते हो। ठीक है, डिवाइन स्टडी आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और इसको डाउनलोड कर लें भाई। मात्र 11 रुपये में एग्रीकल्चर की PDF डाल रखी है, 11 रुपये में दोनों PDF है। इसके अलावा बहुत सारी PDF प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्री में डाल रखे हैं, वो फ्री है। प्रीवियस ईयर जो हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन हुए थे वो बिल्कुल फ्री है, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंडिया करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है, वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चन लगा रखे हैं, वो फ्री में आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, डेली करंट अफेयर फ्री में पढ़ सकते हो आप, है ना। इसके साथ साथ में मैं आपको बुक वाली लिस्ट दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली बुक लिस्ट है अपनी, अच्छे से देख लेना भाई। स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ अपनी बुक अवेलेबल है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, मेम, भिवानी, तोशाम, दादरी, और बात करूँ महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल, लोहारू, और बात करें रोहतक, गोहाना, इसराना, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा। ठीक है, और चंडीगढ़, पंचकुला, पुंडरी, कैथल, नरवाना, जींद, जुलाना, टोहाना, और बात करें बहादुरगढ़, समालका, खरखोदा, सोनीपत, और बात करें समालका, फिर पुनः आ गया बरवाड़ा। ठीक है, यहाँ बुक अवेलेबल है। फीलिंग से आ रही है ना भाई, जैसे कनेक्टर बोल रहा है कि भाई बस जा रही है कैथल, पुंडरी, है ना,
तो भाई बस आज के लिए इतना बहुत है। अपनी बुक यहाँ अवेलेबल है, ले सकते हो और नीचे ऑनलाइन मंगा सकते हो आप किसी अदर स्टेट से हो। तो ये भाई अपनी दिल्ली में भी और चंडीगढ़ पंचकुला में भी अवेलेबल है।